नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद मी लोकेश गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और किसी भी तरह की दिक्कतों के बावजूद भी अपना एक मुकाम हासिल किया। और इसी कड़ी में आज की हमारी गेस्ट हैं उषा विश्वकर्मा जी। और अगर मैं ये कहूँ कि वो छत्तीसगढ़ी फिल्म की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं, तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए आज मुलाकात करते हैं उषा विश्वकर्मा जी से और जानते हैं कि क्यों कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। क्या बढ़िया है छत्तीसगढ़ में, उसकी लोक संस्कृति कैसी है, उसके रीति रिवाज कैसे हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा वो कैसा है, फिल्मों में उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी जो एक्टिंग है वो उन्होंने कब से शुरू की और किस किस लैंग्वेज की फिल्म में उन्होंने अभी तक काम किया है, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं और किन एनजीओ से वो जुड़ी हैं, सोशल वर्क वो करती हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज उन्हीं के साथ जानते हैं, आपसे साझा करते हैं और उनका जो पूरा सफ़रनामा है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं उषा विश्वकर्मा जी का। La 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 उषा जी, आपका कार्यक्रम एहसास आपके अल्फाज हमारे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। अरे वाह, तो ये जो आपने यहीं से शुरू करते हैं, जो आपने वर्ड बोला जय जोहार, इसके अंदर क्या छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक जो बोलने की एक शैली है वो छुपी हुई है इसके अंदर? हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप लोकेश जी। ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है जय जोहार बोलने की। सब लोग नमस्कार करते हैं, जैसे मतलब पंजाबी लोग सत श्री अकाल करते हैं, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का बोली है। जी जी, बहुत बढ़िया। और मैं देख पा रहा हूँ उषा जी, जो आपने ये जो ज्वेलरी पहनी है, जो गहने पहने हैं, ये भी कुछ अलग तरह के हैं। जैसे एक होते हैं ना, जैसे कोई ट्रेडिशन होता है किसी एक स्टेट का, उस तरह से। और देखने में वैसे लगता है कि जैसे ये सिक्के वाले कुछ गहने हैं, तो इनमें भी कुछ खास है? जी बिल्कुल सर। ये जो इसको है ना, इसको रुपया माला बोलते हैं। ये एक्चुअल में चांदी का ही होता है। और पहले के जमाने में ना, तो जानते बहुत गरीबी थी, तो पहले सिक्के का पहनते थे। और जो थोड़ा ज्यादा पैसे लेते थे वो लोग चांदी का पहनते थे, और जो उनसे ज्यादा पैसा लेते थे वो लोग सोने का पहनते थे। और इसको बोलते हैं पुतरी। एक्चुअल में इसको सोने में ही बनाया जाता है। और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं पहनती हूँ। अरे वाह जी। देखिए दोस्तों, जब आप किसी स्टेट में पैदा होते हैं, वहाँ की जो कार्यशैली है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो परंपरा है, उसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत गर्व महसूस होता है ना, कि हमारी ये वहाँ की एक पारंपरिक जो चीज़ें हैं उन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि आप एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, तो ये जो इतनी मल्टी टैलेंटेड आप हैं, तो इसकी शुरुआत बचपन से कैसे हुई
और कैसे आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहिए, आपको सिंगिंग करनी चाहिए, आपको डांसिंग करनी चाहिए? बेशक बच्चों में होता है कि डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, शीशे के आगे खड़े होकर एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन आपने इसको एक अपना प्रोफेशन बनाया, आपने इसको अपना एक जरिया बनाया अपने आप को प्रस्तुत करने का। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। इसमें बोलने में हंसी भी आ रही है, लेकिन हाँ, जो मन में जो आप बचपन से सोच के चलोगे ना, और वो बहुत मतलब वो सपने को भी तोड़ना मत, वो सपना ही बहुत आगे आपको लेके जाए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो मैं जब बहुत छोटी थी ना, 4 साल की थी, तो फिर मेरे यहाँ टीवी आया था, तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और उस समय चित्रहार आता था बुधवार और शुक्रवार को। बिल्कुल। तो उसमें ना मैं हीरोइन लोग को देखती थी, और खासकर मेरी फेवरेट एकदम रेखा जी, तो बहुत ज्यादा मेरी फेवरेट है, तो उनको देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो हूँ, भले छोटी सी थी, और एकदम ना टीवी के सामने नाचते रहती थी मैं। तो जो मेरी बुआ दादी थी ना, तो उस समय आई थी हमारे घर पे, तो मेरे पापा को बोलती है कि देख सुखदास, तेरी बेटी ना बहुत डांस करती, देखना एक दिन ना बहुत नाम करेगी, ऐसे करके। अब वो उनका आशीर्वाद बोलते हैं ना, जो सरस्वती माता, हाँ, जो जिव्या में बैठती करके, वही शायद आज उनका आशीर्वाद और मेरे परिवार का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो एक्टिंग का ये तो बात हुई कि जैसे घर में आपने शुरुआत की, लेकिन एक्टिंग जो सही मायने में आप पर्दे पर आई, या आपने कहीं कोई डांस कोई स्टेज शो किया, कोई प्ले किया, कोई ड्रामा किया, कहीं शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, जो प्रोफेशनली जो लोगों के सामने आपने इसको परफॉर्म करना शुरू किया? मैं जब ना क्लास 3 में थी, तो हमारे गांव में ना 2-3 घर था हमारा, तो एक सेक्टर से ना दीदी लोग ना हमारे एक घर को ना खरीदे थे। तो वो दीदी ना पहले वो फोक डांस होता था हमारे तरफ छत्तीसगढ़ी ना, उसमें ना डांस करती थी। वो मेरी गुरु है, बोलना चाहिए, उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक हूँ। उनका नाम है सविता साहू जी, और वो मुझे मतलब हम साथ में कहीं गांव जाते थे तो हंसी भी है, उस बात को सोचते तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम सोए रहते थे, उठते थे तो चलो ये स्टेप करो, मतलब एक गाना था हम लोग का, सानिम सानिम करके गाना था, वो बहुत अच्छा गाना है, और उसका डांस भी इतना अच्छा था, पूरा ग्रुप सॉन्ग था, मतलब वो एक आदिवासी सॉन्ग था। तो उसमें ना कराती थी एक स्टेप, तुम ऐसे करो, फिर ऐसे करो, मतलब हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। बताओ, हम नहाते भी थे ना, जैसे गांव में हम लोग का कुआं था, नहाते थे तो नहाते नहाते भी हम लोग को स्टेप, मतलब वो दीदी मेरे को स्टेप सिखाती थी। मतलब दिमाग में वो चीज इतनी रच बस गई थी कि हर वक्त आपको वो करने का एक शौक रहता है, एक पैशन रहता है। पैसा रहता था। तो उसके बाद ना फिर वो, मैं बहुत छोटी थी, क्लास 4 में थी ना, तो फिर दीदी ना मुझे पहली बार ना एक संस्था है तुलसी चौरा करके, उनके संस्थापक हैं, अभी तो नहीं रहे, स्वर्गीय गजाधर रजक जी, और उनको हम लोग पापा जी बोलते हैं, और उनके ग्रुप में मैं पहली बार डांस करी। तो उस समय मात्र मैं बहुत मतलब 7-8 साल की थी, बहुत बड़ी नहीं थी, तो हाइट भी कम, अब इतनी हाइट तो रहती नहीं 8 साल में। तो ग्रुप डांस वगैरह में तो पापा जी बहुत खुश थे, कितना अच्छा डांस करती करके, बोलते वो बेटा तू बहुत आगे बढ़ेगी करके, मतलब सबका आशीर्वाद मिला मुझे। फिर उसके बाद मेरे पापा, उस टाइम क्या है ना, 87-88 की बात है, लड़कियों को घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे पापा को ना मेरे गाँव वाले लोग इतना सुनाते थे, अपनी बेटी को नाचने के लिए भेज रहे हो आप लोग, देखना वो मतलब आप लोग का नाम ना काटेगी, ये है वो। मेरे पापा बस इतना बोलते हैं, जो मेरी बेटी का सपना है ना, उसको तो मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी बेटी नाम तो नहीं काटेगी, लेकिन नाम एक दिन जरूर रोशन करेगी। हाँ। और आज उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे पापा का, और इतना मतलब सुन के, सब लोगों का सुन के, मुझे इस मुकाम तक लाने का सबसे बड़ा हाथ रहा उनका, और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, एक तो आपने अपना कुछ मुकाम बनाया, और उसके साथ साथ अगर आप अपने गुरु को, अपने परिवारजनों को, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है जी, उनको अगर आप नहीं भूलते हैं, और तो ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है। वरना अक्सर हमने देखा है कि लोग एक मुकाम हासिल करने के बाद उसका जिन लोगों ने उनका साथ दिया है उनको वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, हर चीज़ का क्रेडिट वो खुद लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट था, मैंने कर दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं, टैलेंट हर इंसान के में होता है। उनको टैलेंट को सामने लाने के लिए, उनको निखारने के लिए लोग चाहिए। सबसे पहले मेरे पापा जो मुझे आगे बढ़ाए, जो मेरी गुरु थी सविता दीदी, उसने मुझे देखा कि ये तो कुछ कर सकती है। जी। 2 लोग, फिर मेरे स्कूल वाले टीचर मुझे इतना सपोर्ट करते थे मेरे साथ। तो जो KR साहू जी थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे इंग्लिश के टीचर थे, और बहुत ज़्यादा कलाकारी लाइन में थे वो भी। और उसके बाद मतलब वो उस टाइम ऐसा दौर था, आपको बता रही हूँ मैं,
मतलब हर गांव में ना कंपटीशन होता था, गणेश पक्ष वगैरह और नवरात्रि वगैरह के समय, तो हम साइकिल से, सोचो उस समय गाड़ियां नहीं थी, तो 7-8 लोगों का ग्रुप रहता था, भैया लोग हम लोग को साइकिल में लेके जाते थे। बहुत छोटी थी मैं, वही क्लास 3-4 में। तो जो फिल्म का था ना, साजन फिल्म का गाना, तो शायर है मैं, वो उसमें डांस करती थी मैं, और सत्यम शिवम सुंदरम में उसमें, तो इस तरह से चलते गया। फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम में आई, उनके साथ रजनी रजक जी हैं अभी, तो फिर दीदी पापा जी तो एक्सपायर हो गए, लगातार चलते रहा। फिर पद्मश्री तीजन बाई जो पंडवानी गायिका, हाँ जी, और उनके लोक गायिका है, बहुत फेमस लोक गायिका है। तो अब उनके ग्रुप में मैं ज्वाइन करी हूँ। तो हाँ, उनके ग्रुप में गई तो मतलब फिर ऑल इंडिया जाना होता था हम लोगों को, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता था। दिल्ली, कई बार दिल्ली आए, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, हरियाणा, पंजाब, मतलब पूरा घूमे हम लोग, क्योंकि तो आवाज इतनी रौबदार है और इतनी खनक है उनकी आवाज में, बहुत ज्यादा। अब तो काफी उम्र हो गई है उनकी। और उसके बाद फिर पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला, लगातार मैं प्रोग्राम करते गई। फिर दूरदर्शन के लिए काफ़ी काम किया मैंने, मेरे एड इंडिया में चलते, इंडिया के बाहर भी मेरे बहुत सारे एड चलते हैं, और लगातार कर रही हूँ मैं। उसके बाद 1999 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद 2000 में फिल्म बनना स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में, और मेरे सब लोग फ्रेंड लोग फिल्म लाइन में थे, सब लोग मेरे को बोले फिल्म चालू हो गए तो तेरी शादी हो गई। कोई बात नहीं हो रही तो क्या करते, लेकिन मन में तो था कि मेरे को तो हीरोइन बनना था। लेकिन एक संतुष्टि थी कि मैं एक परिवार की बहू हूँ, तो मुझे उनको लेके चलना है, मेरे हस्बैंड को भी, मेरी पूरी फैमिली को, तो था कुछ तो है। लेकिन उस बीच तो फिल्म में जाने का मौका नहीं मिला। फिर मेरी बेबी हो गई, तो हमारे वहाँ भिलाई स्टील प्लांट, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे हमारा एक क्लब था, भिलाई स्टील महिला क्लब था। तो उसमें मैं वैशाली नगर क्लब से लोगों को पूरा, मेरा एक था 4 साल से बच्ची से लेके मैं 80 साल की लेडीज को डांस सिखाई हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पंथी जो बोलते हैं ना, वर्ल्ड का सबसे फास्ट डांस है, वो सिखाई हूँ। राउत नाचा सिखाई हूँ, कर्मा सब लोग किए हैं, और वो चलते ही रहा। तो फिर 2008 में ना एक फिल्म मया करके, तो एक उपासना दीदी है जो छत्तीसगढ़ की बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उपासना वैष्णव करके, वो दीदी ना मेरे घर पे आई, बोलती है ना एक फिल्म बन रही है, मया फिल्म नाम है। उनके डायरेक्टर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, सतीश जैन जी हैं, जो बहुत सारी हिंदी फिल्म किए हैं। मोस्टली वो उस टाइम गोविंदा की फिल्म करते थे जी। तो उनकी फिल्म है करके, तो मेरे हस्बैंड बोले अभी कहाँ जाएगी दीदी, गुनगुन बहुत छोटी, मतलब मेरी बेटी बहुत छोटी ही है, तो करके, तो बोलते कोई बात नहीं, ऑडिशन वगैरह तो कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट बुला रहे हैं, और बहुत बड़ा सीन नहीं है, 2-3 सीन ही है करके। तो मैं चली गई और डर तो बहुत ज्यादा था, लेकिन एक खुशी थी कि मुझे रोल मिल रहा है, मैं बड़े पर्दे पे दिखूंगी करके। और मेरे ख्याल में उस बीच में काफी गैप भी काफी आ गया था, बहुत गैप आ गया था, लेकिन डांस वगैरह चल ही रहा था, डांस वगैरह मैं सिखाते रहती थी। तो फिर ना मैं गई, फिर 2-3 सीन था, फिर सब लोग मुझे मतलब अच्छा बोले कि हाँ बेटा बहुत अच्छा है कि सतीश सर। फिर उसके बाद तो लगातार मैं मूवी करते गई, और उसके बाद मैं माँ, सबसे पहला तो मैं माँ का कैरेक्टर था मेरा। मैं थी उस समय 27 साल की, और मैं जिनकी मम्मी बनी थी वो बहुत एजेड थी। लेकिन वो बहुत अच्छा था, बस 2 सीन था, लेकिन उससे काफ़ी पहचान मिली थी। तो 2 सीन था। फिर लगातार मैं फिल्में करते गई, कॉलेज गर्ल का भी रोल करी हूँ, कॉमेडी हीरोइन हूँ, राजा छत्तीसगढ़ पार्ट 1 में देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है वो। मैं कॉलेज तो नहीं की हूँ, लेकिन उस फिल्म में कॉलेज गर्ल भी बनी हूँ, कॉलेज की लाइफ भी जी ली थी मैं। देखिए आर्टिस्ट की जिंदगी यही होते हैं, बिल्कुल, पल में कुछ है, पल में कुछ और रोल में ढल जाते हैं, लेकिन उस रोल में जिस रोल को आप निभाते हैं उसको पूरी तरह से, पूरी सच्चाई से, पूरी डेडिकेशन से निभाना, वही एक बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उसके बाद से तो मुझे पीछे मुड़ना ही नहीं पड़ा, और उसके बाद मैं बहुत सारी भोजपुरी फिल्म भी करी हूँ, एक बंगाली फिल्म भी करी हूँ, साउथ इंडियन मूवी भी करी हूँ, बस चल ही रहा है। तो आप जैसे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और मेरे ख्याल में जब आपका जन्म हुआ तब तो वो छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, एमपी था उस है ना, तब पूरा का पूरा वो मध्य प्रदेश के अंदर गया था। तो वहाँ के किस जिले से या किस गांव से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के? मैं दुर्ग जिले से हूँ, और एक छोटा सा गांव है वहाँ पे डुंडेरा करके, अभी भी वहाँ पे बसें नहीं चलती है, तो आज तक भी? हाँ जी, एक बांध है, भिलाई स्टील प्लांट से ही लगा हुआ है वो जी, और अभी तो बहुत अच्छा हो चुका है, और बहुत सुंदर भी है वो। उस टाइम से लेके अभी तक यातायात तो ऑब्वियसली बात है कि रोड है, यातायात है, रेगुलर बसें नहीं चलती वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है। बाकी सबके पास कार है, कार से आना जाना सब करते हैं, बस नहीं चलती, ऐसा है जी। तो उस टाइम में जब आपने ये सब चीजें शुरू की, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपकी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, जो भाई बहन हैं, उन लोगों की तरफ से कभी भी किसी चीज का कोई विरोध झेलना पड़ा,
या फिर उन्होंने सपोर्ट किया आपको कि हाँ चलो ठीक है बिटिया का मन है तो इसको करने देते हैं ये चीजें? नहीं, मुझे तो किसी का भी विरोध नहीं पड़ा। मैं बताई ना, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मतलब मेरे टीचर लोग भी, मतलब सभी लोग मुझे सपोर्ट किए हैं। और आज भी मेरे टीचर लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि बेटा हमको गर्व है कि तुम इस मुकाम पर, उस छोटे से गांव से इस मुकाम तक पहुंची हो। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है करके। तो आपके परिवार में या रिश्तेदारों में कोई और भी ऐसे हैं जो फिल्म लाइन से या एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई नहीं, फिलहाल मैं ही हूँ। अच्छा, बिल्कुल एक जो अलग राह पकड़ी वो आपने ही? नहीं, बिल्कुल जी। अभी शादी के बाद मेरे हस्बैंड काफी सपोर्ट करते हैं मेरा। अभी तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरी बेटी काफी सपोर्ट करती है हर चीज में। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके मायके में कहें तो वहां भी, और इन लॉज में ससुराल में, और खासकर अगर हस्बैंड का सपोर्ट है, बिटिया का सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में फिल्म के लिए आपको बार बार आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता होगा, ठीक है ना? तो उसके लिए भी जब आप जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड के ऊपर, बिटिया के ऊपर आ जाती है। तो वो अगर उनका साथ ना हो तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा। अपने आप से एक द्वंद्व चलता रहता है कि मैं उनसे बिना कहे आई हूँ या उनकी मर्जी के खिलाफ आई हूँ, वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, और हर चीज में मेरा सपोर्ट करते, फैमिली में सब मेरा सपोर्ट करते, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास। और बचपन से लेके मेरे भैया, बड़े भैया हैं, हम लोग 4 भाई बहन थे। तो एक जो मेरे से बड़े भैया थे वो कोरोना के समय एक्सपायर हो गए। तो सभी लोगों का सपोर्ट, मतलब सबको इतनी खुशी होती कि हमारे खानदान में कोई भी ऐसा नहीं है कि उस मुकाम तक पहुंचा और तुम यहाँ तक पहुंची हो, ऐसे करके। और मेरे ससुराल में भी अब मेरे जो ससुर थे वो, उनको भी पता था कि मैं सब सिखाती हूँ डांस करके। तो 2008 में मेरे पापा और ससुर दोनों एक साथ एक्सपायर हुए। जुलाई में मेरे पापा एक्सपायर हुए 2008 में, और अगस्त में मेरे ससुर। तो वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। तो मेरी बेबी भी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद से फिर मैं तो बाहर ही मतलब रही हूँ हमेशा, बाहर शूट पे, यहाँ तो यहाँ डांस है, तो ये मतलब लगातार चली रहे। अच्छा उषा जी, हमने बहुत बार सुना है कि छत्तीसगढ़ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नहीं, तो ये बात वैसे नहीं बोलते हैं। हमने तो यही सुना है भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, उसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अच्छा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। हाँ जी, और होता भी है। तो ये पारंपरिक वहाँ की जो जबान है, जो बोली है, वो है जी। तो इसी में कुछ और हमारे दर्शकों को बताइए, कोई डायलॉग्स बोल के या किस तरह से आप उसको बोलते हैं। बड़ी प्यारी भाषा है वहाँ की, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वेरी गुड। दर्शकों, आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि मतलब इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को ना एक महतारी का दर्जा हुआ। महतारी मतलब एक माँ। हाँ, तो बोलते हैं ना, मैं एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत माता की रतन बेटी बढ़िया वो, मैं छत्तीसगढ़िया यो, मैं छत्तीसगढ़िया यो ना। मतलब इसका एक वो आपको बता रही हूँ कि भारत माता की रतन बेटी, जो आप इतने सारे राज्य हैं, किसी भी राज्य को ना माँ का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन मेरी छत्तीसगढ़ को है ना वो माँ का दर्जा, उसको छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं। तो इस पे छोटा सा ही एक लाइन बोली थी मैं, तो उसकी बेटी हूँ मैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी जो अभी आपने बताई कि उसको एक माँ का दर्जा दिया गया है उस राज्य को। इसे क्योंकि धान का कटोरा, और सिर्फ छत्तीसगढ़ है जो धान का कटोरा नहीं है, आपको पता होगा वहाँ हीरा भी मिलता है। और तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ हीरा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी, और वहाँ इतने सारे खनिज है ना, लौह उत्पादन होता है, जो भिलाई स्टील प्लांट आप देखें पूरा ऑल इंडिया के बाहर भी सप्लाई होता है। और उसके बाद मतलब जो कोयला का खदान बहुत बड़ा है, हीरा भी निकलता है वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे जो छत्तीसगढ़ में है। और अगर छत्तीसगढ़ में बोला जाए ना तो संस्कृति तो बेजोड़ है वहाँ पे, कोई एक नहीं, किसी जैसे मैं छत्तीसगढ़ी गाना गा दी तो ऐसा नहीं। वहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पद्मश्री तीजन बाई जो है, पंडवानी की गायिका, पंडवानी गायन भी बहुत अच्छी शैली है। पंथी नृत्य जो इंडिया की, मतलब शायद मैं सुनी हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट फास्ट डांस है वो, है ना, जो गुरु घासीदास बाबा के ऊपर है। उसका डांस आप देखिएगा, मैं खुद वो डांस करती हूँ बहुत, लेकिन अभी तो नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, हम आपके वीडियोस या फोटोग्राफ वो हम जरूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और बोलते हैं फिर उसके बाद कर्मा, ददरिया, सुआ, बांस गीत होता है, और मतलब बहुत कुछ होता है छत्तीसगढ़ में जिसका मैं बता नहीं सकती। उसकी संस्कृति को मतलब हम तो यही गुजारिश करते हैं, ये कहें कि अगर छत्तीसगढ़ चाहे वो ये हो जो खनिज पदार्थ हैं,
खनन के पदार्थ हैं या हीरा है, जैसे कोयला है, स्टील है, जी, वो देखें, या फिर कहें कि अगर जो कला संस्कृति है उससे लबालब है वो, बिल्कुल, हाँ, बहुतायत में है वहां पर ये सारी बहुतायत में है जी, बिल्कुल। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एज एन आर्टिस्ट आप उन चीजों को बढ़ा रहे हैं, जो वहाँ की एक कला संस्कृति है, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, उनको आप आगे ले जा रहे हैं, उनको आप संजोए हुए हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम पैदा हुए हैं उनके बारे में हमको जानकारी तो होनी चाहिए। आपको जानकारी है, लेकिन लोगों तक भी वो जानकारी पहुंचनी चाहिए। जैसे तीजन भाई हैं, वो मेरे ख्याल में अपने हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट लेके, तमुरा, हाँ, वो बोलते हुए जब उनकी परफॉर्मेंस आती थी ना, माय गॉड, बिल्कुल गूज़बम्प्स हो जाते थे, जब इतने कॉन्फिडेंस और इतनी रौबदार आवाज में उसको बोलते थे, बहुत ज्यादा। और जो एक अभी तो देवदास बंजारे जी नहीं है, जो पंथी नृत्य को बहुत आगे लेके गए, उनका जो पंथी नृत्य तो विदेशों में भी काफी जगह हुआ है। उनका डांस बहुत अच्छा, मांदर जो बजाते हैं ना उसमें, और मतलब मीनार बनाते हैं उसमें डांस करते करते, 1 2 3 4 ऐसे पूरा मीनार लेयर बनते, हाँ, वो डांस बहुत अच्छा होता था दिखने में भी और करने में। जो इंसान करता था तो इतना फास्ट होता है कि मैं बता नहीं सकती। कर्मा डांस होता है जो बेसिकली वो क्या बोलते हैं, बस्तर पे होता है, लेकिन हम सब डांस करते हैं। उसके साथ साथ आप वहाँ के जो NGOs हैं या ऑल इंडिया लेवल पे जो NGOs हैं, उनसे भी मैंने सुना है कि आप जुड़े हुए हैं। मैं अपने समाज से हूँ, विश्वकर्मा समाज, जो आज मुझे ऑल इंडिया विश्वकर्मा रत्न से जी सम्मानित किया गया है 4 महानगरों में। और सबसे पहला तो वही, मैं अपने समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ जो आप लोग मुझे इतना मानते हैं और हर कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। तो उनका भी मेरे पर बहुत, और समाज का भी योगदान है कि वो कहते हैं कि आप अपने लेवल से अब यहाँ तक पहुँचे, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप कभी किसी का सहारा नहीं लिए। लेकिन हाँ, एक समाज में बंधने के बाद सामाजिक दायरा भी बहुत होता है। मैं पहले एक बहू हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, चलो बेटी तो थी, अब क्या समाज का दायरा ऐसे हो गया, तो हम हर जगह जाते हैं तो उषा विश्वकर्मा, हाँ, समाज की अभिनेत्री है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बहुत सारे मैं सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हूँ, ऑल इंडिया फंक्शन में जाती हूँ तो मुझ सब लोग आते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, मेरे सपनों के बारे में पूछते हैं। मैं सही बोलती हूँ, सपना देखो और जागते हुए देखोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, सपने को हकीकत कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया उषा जी। और इसके साथ साथ हमने सुना भी है और देखा भी है कि आप जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, जो समाज सेवा के लिए, जनहित के लिए जो जारी होते हैं, उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, उनमें भी आपने एक्टिंग की है। जी बिल्कुल। तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से ऐसे विज्ञापन हैं जिनमें आपने अपना रोल निभाया है। एक विज्ञापन तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो आते हैं ना, जैसे कि वो एरिया वाइज रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो रहता है, तो अभी लगातार मेरा 3-4 एडवर्टाइजमेंट आया था पूरा। वो तो पूरा न्यूज़ चैनल नहीं चलता, उसके पहले भी मध्याह्न भोजन वगैरह आता था, सब चीज़ की हूँ। और जो महतारी वाला जो ना था, 108 लगता था, जो डिलीवरी वगैरह होने वाला केस है, वो सब चीज़ की हूँ, बहुत पहले का था वो। और अभी लेटेस्ट में था, मेरा चल रहा था जो प्रधानमंत्री आवास योजना है छत्तीसगढ़ का, उस पर करी हूँ। और जस्ट उसके पहले वो आया था महतारी वंदन योजना, जो प्रधानमंत्री जी का हर माँ को, बहू को मतलब 1000 रुपये जो महीना मिलता है, उसका भी, तो वो लगातार चल रहा है। वो एक जो है वो तो प्रधानमंत्री वाला तो आवास योजना दूरदर्शन में चल रहा है, और वो पूरे टॉकीज वगैरह में। अभी एक मेरे फ्रेंड थे, मेरे को फोन करके बोलते हैं, एक हंसी की बात है, बोलती अरे यार क्या हुआ, बोलती अरे तुम तो ना पुष्पा 2 में दिख रही हो, बोलते हैं। पुष्पा 2 में दिख रही हूँ, मैं उस समय इंदौर में थी, एक फंक्शन में गई थी, बोले पुष्पा 2 में दिख रही हूँ, मेरे सर में तो काम ही नहीं किया। अरे सच में वो उसमें चले ना, क्या PVR वगैरह में चल रहा था, तो फिर मैं इतना हंसी बोलते, वो मूवी शुरू होने से पहले बीच में इंटरवल में और लास्ट में वो चलाते हैं इस तरह। वही तो मुझे बहुत हंसी आई, बोलते ऐसा बोलना था ना, बोलते दिख तो रही हूँ ना पुष्पा 2 में, सब तो देख रहे हैं। चलिए, हो सकता है कि वो कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। मैं बोली हूँ काश पुष्पा 3 में आ जाऊं मैं। बिल्कुल, यू नेवर नो कि कब कहाँ किस चीज को ब्रेक मिल जाए, कौन कहाँ आपको देख रहा है, क्या चीजें उनको, आपकी एक्टिंग की स्किल जो है वो उनको पसंद आ जाए। वैसे तो आपने मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई लैंग्वेजेस में आपने मूवीज की हैं, तो वो किन किन मूवीज में आपने काम किया या किस लैंग्वेजेस की आपने मूवीज की हैं? अब मैं छत्तीसगढ़ी के अलावा मैं भोजपुरी करी हूँ, अच्छी बड़े लेवल पे करी हूँ भी, निरहुआ वगैरह के साथ, आम्रपाली जी, निरहुआ, खेसारी लाल जी के साथ की हूँ। और साउथ की मूवी की हूँ, मतलब 2018 में की हूँ साउथ की मूवी, जो वहाँ चेन्नई में शूट हुई थी। और एक बंगाली मूवी की हूँ, यहीं पे ही शूट हुआ था, और चल ही रहा है। माय गॉड, आप छत्तीसगढ़,
भोजपुरी, बंगाली और साउथ इंडियन जो तमिल लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है उससे। उसमें भी और उसके साथ बंगाली कहें तो फिर वो बिल्कुल डिफरेंट। जी। तो अलग अलग लैंग्वेजेस आप कैसे, मतलब इतना इजीली कैसे उसको बोल लेते हैं आप? हाँ, बोलना ये है कि मेरे, या उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस फिल्म से पहले? कैसे डायलॉग्स कैसे डिलीवर करते हैं? डायलॉग से कि सबसे पहली बात आपको पता होगा, मेरे को बंगाली आती है बहुत अच्छे से। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा कलई कुंडा जो थे ना, खड़गपुर के पास, वहीं थे। दादाजी का वहाँ पे जहाज जहाँ बनता था वहाँ जॉब पे था उनका। तब फिर उसके बाद उन लोग छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुए, तो बहुत कुछ कलकत्ता से पहले पापा पूरा मतलब बंगाली बोलते भी थे, बंगाली संस्कृति, खाना वाना भी उस टाइप का बनता था। और मेरा जो घर बताई हूँ ना मैं, जो भिलाई स्टील प्लांट के जस्ट पीछे, तो मेरे यहाँ पे काफी सारे कल्चर, मतलब चाहे कलकत्ता वाले हो, बंगाल वाले हो, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं काम करने के लिए। तो मेरे यहाँ किराए से रहते थे, तो उन लोग की बोली, भाषा, संस्कृति से बहुत कुछ सीखा है मैंने। तेलुगु वाले जो भैया थे वहाँ से मेरे यहाँ रहते थे, सब चेन्नई से थे उन लोग, आंध्रा वाले, उड़ीसा वाले, तो मैं बहुत सारे लैंग्वेज समझती हूँ। वेरी गुड जी। देखिए, एक तो लैंग्वेजेस, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, तो आप उनके बीच में रहें, और ये एक अंदर से जो एक ललक होती है ना, जो एक पैशन होता है कि हाँ यार इनकी लैंग्वेज है, ये समझ में तो आनी चाहिए एटलीस्ट, कि वो क्या बोल रहे हैं, उनसे पूछना, उनसे समझना, वो एक अंदर जो एक पैशन है वो जरूर होना चाहिए जो आपके अंदर है। बिल्कुल। मैं कम से कम 8 से 10 लैंग्वेज समझती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। और जहाँ पे रहती हूँ अभी मैं, मेरा एरिया जो वहाँ पे हिमाचली है, पंजाबी है, मराठी है, साउथ इंडियन है, सभी रहते हैं वहाँ पे। और बेसिकली तो मेरे घर में बुंदेलखंड ही चलता है, मेरा ससुराल बुंदेलखंड है। और तो भी पापा के, मेरे ससुर के जाने के बाद तो टोटल हिंदी ही बोलते हैं। और मेरे मायके में पूरा छत्तीसगढ़ी, तो ये तो छत्तीसगढ़ी तो मदर टंग है, मतलब मातृभाषा है जी। तो ये सब, और एक और है, माता जी की कृपा है मेरे ऊपर, सरस्वती माँ की। मैं भले ही वो कितना भी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो, मैं फेस देख के बता दूंगी कि वो क्या बोल रहा है। जो एक्सप्रेशन होते हैं, हाँ, एक्सप्रेशन देख के बता देती मैं क्या बोल रहे हूँ करके। अभी मैं साउथ से आ रही थी, कहीं गई थी, तो उन लोग ना साउथ में कुछ बोल रहे थे, और एक ना बहुत परेशान रहते, तो मैं बोली क्या हो रहा है, मतलब मैं उनको बोली ये शायद उन लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो आपको साउथ इंडियन आती है? आती है, बोली आती है। क्या तो इतनी तो आती है कि मैं समझ जाऊं। जी। जब मूवी बन जाती है उसके बाद आपको मेरे ख्याल में डायलॉग्स वगैरह है, उनको डबिंग करनी होती है जी। तो कितना आसान और कितना डिफिकल्ट रहता है आपको बाकी लैंग्वेजेस में करने के लिए? नहीं, बेसिकली तो ना डबिंग का ही थोड़ा सा होता है कि हम लोग का ना टंग जो होता है ना, वो तो छत्तीसगढ़ी के लिए तो एकदम परफेक्ट है, और हिंदी के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेज में तो नहीं करने देते, क्योंकि बोलते हैं हमको ना वो टंग चाहिए मैम, तो हम किसी और से डबिंग करवाएंगे करके, तो वो डबिंग हम लोग नहीं करते। ओके। तो वो उनके ही पर्दे पर आप होते हैं, लेकिन जो डबिंग आर्टिस्ट हैं वो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो होते हैं, ताकि वो उसके ऊपर बिल्कुल। और वैसे भी दोस्तों आजकल हमने देखा है कि जो भी कितनी ही ऐसी साउथ इंडियन मूवीज हैं जो हिंदी में डब हुई है, उसके बाद इतनी हिट हुई है वो। और जैसे ये पुष्पा 2 है, ये एक जो सबसे लेटेस्ट हम कहें तो वो एग्जांपल है। जो अल्लू अर्जुन की, आपको मालूम होगा कि जो डबिंग है वो श्रेयस तलपड़े ने की है। और अगर देखा जाए तो ये लगता है कि हम जो लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, जो हिंदी मूवीज देखते और समझते हैं, हमें तो ये लगता है कि अल्लू अर्जुन की आवाज ही वो है, श्रेयस तलपड़े की आवाज ही अल्लू अर्जुन की आवाज है। आप जैसे कि डबिंग की बात की ना, हम एक्टिंग करके तो आते हैं जी, लेकिन जैसे रोने का सीन रहता है, ऐसे बहुत सारे जो सीन रहते हैं, हम लोग बहुत कुछ बोल के रोते हैं। जैसे मान लो मैं बहुत सारे विधवा का कैरेक्टर करी हूँ, तो उसमें रोते समय ना कुछ वर्ड ऐसे बोल देते हैं ना, जब हम डबिंग करने जाते हैं ना तब हमको पता चलता है यार हम क्या बोले वहां पे। तो एक्टिंग से बढ़ के ना डबिंग बहुत हार्ड होता है। आपकी जो फिल्म रहेगी ना, उसको डबिंग ही ऐसा जो रहेगा सबसे उभार देता है जी। तो सबसे ज्यादा कठिन जो बोलते हैं ना वो डबिंग होता है। एक्टिंग तो हम कुछ भी कर सकते हैं पर्दे में, लेकिन जब वो डबिंग होता है ना, डबिंग के समय हमको नानी दादी याद आ जाती है। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत सीजन एक्टर हैं, कि एक्टिंग में तो हम कभी भी कुछ भी कैसे भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो वो भी बहुत टफ है। डबिंग तो उसके बाद और एक यूं कहें कि हायर लेवल पे एडवांस जो टफ है वो चीजें हैं, लेकिन कैमरे को फेस करना भी उषा जी हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल सही बोल। बड़े बड़े लोग ही जो है ना, जैसे उनके सामने अगर हम कैमरा और माइक करें तो पसीने छूट जाते हैं लोगों के। सही बोले। जब मैं फिल्म में पहली बार करी थी ना, तो मेरे को भी मेरा हाथ एकदम ऐसा कांप रहा था। एक लाइन था सिर्फ, मेरा एक ही लाइन था उसके लिए भी, फिर भी जो सर थे ना हमारे डायरेक्टर सतीश सर, बेटा बिल्कुल नहीं डरना बेटा, बिल्कुल नहीं डरना। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और
उनकी सभी फिल्मों में मैं हूँ। अभी मई में भी उनकी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, छैया भुइयां पार्ट 3, उससे अच्छा कैरेक्टर है मेरा। जी। और मैं एक फिल्म करी हूँ भूलन दी मेज, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के लिए एक अचीवमेंट है। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है और जी उनके डायरेक्टर है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके डायरेक्टर है मनोज वर्मा जी, और बहुत अच्छी फिल्म रही वो। और काफ़ी हम उस फिल्म में जब काम किए थे तो बहुत हम लोग के लिए बहुत नया अनुभव था ये, क्योंकि हम यहाँ से बस्तर गए थे, वहाँ की संस्कृति बहुत अलग। वहाँ के लेडीज लोग तो उस समय ब्लाउज भी नहीं पहनते थे। तो हम लोग को मेरे ख्याल में जो आज भी जो आदिवासी एरिया है इस तरह के, जो उनमें मेरे ख्याल में ये अभी भी इन चीजों की जो नॉलेज है वो बहुत कम है अभी भी। चप्पल नहीं पहनते, रिमोट के लिए है। वहाँ तो लेडीज लोग चप्पल नहीं पहनते शादी के बाद, और साड़ी, मतलब साड़ी तो सिंपल सफेद साड़ी पहनेंगे, ब्लाउज नहीं पहनते। जब हम लोग को लेके जाया गया वहाँ पे, मैम आप लोग को भी ऐसे करेक्टर करना, ऐसे पहनना है। मैं और उपासना दीदी एक दूसरे को देख के, तो कोई बात नहीं, आर्टिस्ट है हम लोग। फिर जो हमारे सर हैं मनोज वर्मा जी डायरेक्टर हैं, बोलते नहीं आप लोग ऐसा नहीं पहनोगे, आप लोग साड़ी ब्लाउज के साथ पहनोगे, आप लोग ऐसा नहीं पहने करके। और वो मूवी को आप लोग जरूर देखिएगा, नेशनल अवार्डेड मूवी है। और एक वो न्याय जो होता है ना, न्याय प्रणाली के ऊपर एक सवाल है, उसके ऊपर एक तंज है, एक करारा प्रहार जिसको बोलते हैं। हाँ, वो मूवी बहुत अच्छी है। उसमें मुकेश तिवारी जी वगैरह भी रोल किए हैं। हाँ जी, वो बहुत अच्छी मूवी, आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें तो पूरी आदिवासी हूँ, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, और बल्कि काला काला कर दिए थे। व्हाइट साड़ी पहनना, पूरा टैटू बना है, यहाँ पे पूरा टैटू बना है। मैं टैटू बनाया था ना, तो हम लोग फेसबुक में फोटो डाले, सबका मैसेज आ रहा है, मैडम इतना सारा टैटू कैसे बनाया, मैम आप लोग फिल्म एक्टर हो, इतना सारा टैटू कैसे? पहले कुछ नहीं, ये घर की मुर्गी, हम लोग तुरंत साफ कर सकते हैं। तो टेम्परेरी टैटू बना देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जब तक वो शूटिंग हो रही है वो रोल है तब तक। लेकिन ये बात अच्छी है कि जिन लोगों की जो दुख दर्द है, उनकी जो व्यथा है, उन लोगों को आप एज एन आर्टिस्ट उन्हीं के बीच में जा करके उनकी जो उनका रहन सहन है उनको देखते हुए अगर पर्दे पर ला रहे हैं और लोग उसको देखते हैं और उसको एक नेशनल अवार्ड अगर उसको मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक फिल्म ही माध्यम है जो अपनी जो दुख है, दर्द है या मैसेज है, हम फिल्म के जरिए ही हम किसी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने फिल्मों की बात की, तो अभी भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं ऐसे मूवीज के? हाँ, बहुत सारे चल रहे हैं। अभी बताइए ना, एक मई में बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, और बहुत सारी मूवी है रिलीज होने के लिए, और शूटिंग भी स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन जब तक हम सेट में नहीं जाएंगे उसके बारे में पता, तब तक मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से जो है मूवीज आप करते रहें। बिल्कुल। और जो एक एक्टिंग के फील्ड में जो और ऊंचाइयां हैं उसको आप छूते रहें, ठीक है। और जितने भी लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, उन सब की आपको प्रेरणा मिलती रहे, उन सबका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, ठीक है। और आज जैसे हमने आपके साथ ये इंटरव्यू शूट किया, तो दर्शकों ये भी आपको मैं बता दूं कि एक बहुत वक्त से उषा जी के साथ ये बात चल रही थी कि उषा जी जब कभी आपका अगर इस तरफ आना हो तो आप बताइएगा, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। हम चाहते हैं कि वो इंटरव्यू हम शूट करें और इस चैनल पर हम उस इंटरव्यू को चलाएं ताकि लोगों तक भी वो चीज़ें पहुंचे। क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में सुना, आपसे बात की, आपके बारे में पढ़ा, मैंने जो मूवीज़ आपने की हैं उनमें कुछ मैंने चीज़ें देखी, कुछ आपने जो काम किए हैं उनके जो लिंक्स आपने मुझे भेजे, जो पूरी प्रोफाइल है वो मैंने देखी, तो मुझे अंदर से फील हुआ कि हाँ, इस तरह के आर्टिस्ट को हम अगर एक प्लेटफॉर्म है कि जो घर घर तक पहुंच बनाए हुए हैं, तो उसके माध्यम से भी अगर हम ये सोचें कि चलिए किसी एक्टर की हम जिंदगी की पूरी एक जर्नी जो है उसको हम लोगों तक ला पाएं, उसको फिल्मा पाएं, उनको बता पाएं, तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। और आपने जितना उस कला संस्कृति के लिए, रीति रिवाज के लिए, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसके लिए जो आपने किया है वो तो काबिले तारीफ है। मैं मतलब वर्ड्स में उसको बयान नहीं कर सकता।